आज वो समझ गए हैं मेरे जम्मू के डोगरा भाई कि मेरी डोगरा कल्चर पे ज़बरदस्त इस वक्त वार हो रहा है। मेरी नौकरियां महफूज नहीं हैं। यहाँ पर 35 लाख नौजवान बेकार क्यों हैं? वेयर आर देयर जॉब्स? आपको तो पहले अपने घर में देखना है क्या आप यहाँ पे इकट्ठे हैं कि नहीं है, वो बहुत जरूरी है। यानी कि आप मानते हैं कि फूट है? नहीं, फूट नहीं है। अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से देख रही है। अगर नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड, आई विल बी इन द फील्ड। यूनिफाइड अप्रोच टू बीट बीजेपी। यस। यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ करारी टक्कर होने वाली है? जी हाँ, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त है इलेक्शन का। जी हाँ, मैं तशवीश जाहिर करता हूँ। यानी कि आप मानते हैं कि उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जी हाँ, और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे रोका जाएगा? कोशिश करेंगे, हम मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे सर कैसे? इत्तेहाद कहीं ज़मीनी सतह पर दिख नहीं रहा। मैंने आपको कहा मैं भी कोशिश करूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। मैं अपने पीएचडी के मैं अपने तमाम मेंबरों को भी कहूंगा कि ये पार्टीबाजी वाटीबाजी सब ठीक है, अगर हमारी बकाई ना रहे, हमारी वहदत ना रहे, तो आपको फिर ये दौड़ धूप, ये इलेक्शन, ये इसको म्यूनसिपैलिटी में डालेंगे, कौन मंत्री बनेगा, कौन जंत्री बनेगा, किस काम का? जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फैसले मंजूर नहीं है, क्योंकि पब्लिक पावर इज द अल्टीमेट पावर। उसके सामने में न कोर्ट चलेगा, न पार्लियामेंट चलेगा, न असेंबली चलेगी। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आज हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर अहमद शाह हैं। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, दफ़ा 370 के को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उस पर भी रिव्यू के लिए आपने पिटीशन दायर की और एट द सेम टाइम कल पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया गया और जम्मू कश्मीर के लिए 37,277 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आगाज़ में मैं आपका इस पर रिएक्शन जानना चाहूँगा। आगाज़ में मेरी रिएक्शन ये है कि अब बहुत हो चुका। ब्यूरोक्रेसी कब तक जम्मू कश्मीर का शासन चलाएगी? ये यहाँ के लोगों का हक है कि वो अपनी मुंतखब सरकार से यहाँ के कामकाज का उसको चलाएं। सर, दफ़ा 370 पर वापस आते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट में इस को चैलेंज करने पर समाअत हो रही थी, आप बारीक बीनी से उस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे। कई मरतबा आप खुद सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया और उसके बाद का वक्फा और फिर आप रिव्यू के लिए दोबारा दरख्वास्त लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या तवक्कात हैं आपकी? ये हमारी कमिटमेंट है, मेरे नाना मरहूम शेर कश्मीर की, मेरे वालिद जीएम शाह साहब की, और वो सारी टीम जो बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस का गहवारा रह चुकी है, वो सब वर्कर जिन्होंने उस पर काम किया, जिन्होंने जेलों में साल गुजारे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल शेर कश्मीर के साथ। ये 370 का जो मामला है मेरे लिए एक मामूली मामला नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, जो हमारे पुरखों की कमिटमेंट थी, जो हिंदुस्तान के पुरखों ने हमारे पुरखों को आईन के तहत, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के तहत जो ये इररिवोकेबल गारंटीज दी थी, आपने जिस तरीकों को उसको हटाया पहले पार्लियामेंट में, और जिस तरीके से हमारे 5 बेंच जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की लगी, उन्होंने 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे इन दोनों फैसलों को 5 अगस्त 2019 का और 11 दिसंबर 2023 का, इन फैसलों को वो रद्द करते हैं। लेकिन सर, जम्मू में तो इस पर जश्न मनाया गया, इवन के लद्दाख आज कोई नहीं मनाता जश्न। आज जम्मू में कोई जश्न नहीं मनाता। आज वो समझ गए हैं मेरे जम्मू के डोगरा भाई कि मेरी डोगरा कल्चर पे जबरदस्त इस वक्त वार हो रहा है। मेरी नौकरियां महफूज नहीं है, मेरी ज़मीनें महफूज नहीं है, मेरा कारोबार महफूज नहीं है, मेरी बका महफूज नहीं है, मेरी हिस्ट्री महफूज नहीं है। वो आज ये समझ रहा है कि नहीं, वाकई 370 और 35A ये सिर्फ कश्मीर और मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं था, ये हर किसी एक बाशिंदे के लिए महाराजा हरि सिंह ने अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके बाद जो उसको फिर लीगल और आईनी जो उस पर उसको एक ढांचा दिया गया जिसको 370 कहते हैं, ये उसका मामला है। जिस तरह से कमिटमेंट हमारे बुजुर्गों की थी, मेरे लिए उस कमिटमेंट को खड़ा रखना, जिंदा रखना मेरा अवलीन फर्ज है, और वो हम करके रहेंगे। इसमें एक बात मैं और भी बताऊं, क्योंकि आज मैं ये बात हम ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के जो लीगल लिमिनरीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं,
जो जस्टिसेस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स में, वो आज ये कह रहे हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को दिया वो फैसला गलत है। वो इस हद तक गए हैं आज बोलने। जब इसलिए हमको इस पर वो रिव्यू डालना पड़ा, क्योंकि हमने ये केस बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर, ये जिंदा है, ये केस ये मर नहीं सकता है, ये वक्त की बात है मेरे भाई, ये वक्त की बात है जी। बिलाशुबा आईन ने जो हमें ये हक दिया है कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा आईनी हक है। आप बहुत सही बात कर रहे हैं, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जी। जानना मैं ये चाहूंगा जिस तरह के दलाइल इसमें बीजेपी वाले हमारे से नाराज ना हो, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने अपना हक निभाया और हमने राम मंदिर खड़ा किया, चाहे सही या गलत। उन्होंने कहा जी हमको 370 हटाना है, हालांकि पहले दो जो बेंचेस जिस पे बैठे थे 13 रुकनी 7 रुकनी, उन्होंने अफोर्ड किया था 370 को, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने। आज एक बेंच ने कहा कि नहीं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आइंदा दूसरा बेंच बैठेगा, वो कहेगा नहीं भैया, ये फैसला था, ये गलत फैसला था, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह 5 रुकनी बेंच का आपने जिक्र किया, डीवाई चंद्रचूड़ की भी उसकी क़यादत कर रहे थे, जो दलाइल वहां पर दिए गए, जिन चीज़ों पर बात की गई और जिस तरह का फैसला वहां पे आया, इस सारे सिनारियों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि रिव्यू पर भी आपको वैसा फैसला मिलेगा जो आपकी तवक्कात पर हो? मैं जाती तौर ये कहूं, वो फैसला जो दिया, आपने दोबारा जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को आपने उसके पीठ में छुरा एक बार गोपा फिर से। चलिए, ये अपनी अपनी आरा, लेकिन बीच में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ की दीगर आपके मुखालिफिन हैं, उनका ये कहना था कि जितने भी अफराद दफ़ा 370 को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ना गए होते तो आइंदा वक्त में अगर कोई दूसरी हुकूमत आती तो उसके ज़रिए हम इसकी बहाली करा सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाकर इन्होंने वो दरवाजे भी बंद कर दिए। वो अपने आप को बचाने की तकदौर में है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमने ये कार्रवाई शुरू की, वो लोग पीछे हटे, वो डर गए। यानी कि आप इस चीज़ को अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपनी बिजनेस को बचाने के लिए, रोटी रोजी को बचाने के लिए वो डर गए, वो पीछे हट गए। उनको मेरे सामने कहे बात करें, मैं उनको बताऊंगा उनने क्या किया। यानी कि आप इस बात को बिल्कुल भी उन्होंने नहीं 370 पे उसी दफा के तहत उन्होंने यहां की सरकारें भी चलाई हैं, और 370 मेरे भाई एक इरेवोकेबल गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। अगर आप नहीं जाते वहां, आज आप यही सवाल मुझसे पूछते, आप तो भूल गए शेर कश्मीर का सारा, आप तो अपना झंडा ठुकरा दिए, आप तो गए ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। अब जब हम वहां गए और पूरी दलाइल जो 14-15 दिन चली, सारे वर्ल्ड ने देखा कि जम्मू कश्मीर का मामला है क्या। तो आपके कहने का मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह का आया तभी अब वो ये सब कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, तभी वो कह रहे हैं। वो हमारे साथ नहीं चले, वो लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। अच्छा सर, 5 अगस्त के बाद का जो सिनेरियो हम जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं, जिस तरह बीजेपी के लीडरान हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस फैसले से बड़े खुश हैं, और जम्मू कश्मीर में जितनी तामीर और तरक्की हमें यूटी बनने के बाद 5 अगस्त के बाद देखने को मिली, वो गुज़श्ता 70 बरस में भी नहीं हुई। तो इस पर क्या रिएक्शन देंगे? सही नहीं कि जी 70 साल हमने कुछ नहीं किया, यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां पर रोड नहीं बना, अस्पताल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, बच्चों को नौकरियां नहीं, यहां डॉक्टर नहीं बने, यहां पे इंजीनियर्स नहीं बने। आज जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, आज एक कश्मीरी पूरे वर्ल्ड में सर उठा के खड़ा होकर चलता है। 47-48 में यहां आपको खाने के लिए, हमको खाने के लिए कुछ नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, आपकी जमीन आपकी नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हुई है, क्या उससे भी आप इनखराफ करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर आप 10 लाख फौज और पैरामिलिट्री और पुलिस यहां रखें, चप्पे चप्पे पे वो खड़े हों बंदूक लेके, हमारे भाई ठंड में ठिठर रहे हैं बेचारे, चप्पे चप्पे पे खड़े हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को क्या होगा फिर? लेकिन सर ये 10 लाख उसके बावजूद से पहले भी तो ना, उसके बाद इतना नंबर आया। 5 अगस्त के पहले भी, क्योंकि उसके पहले भी 2 साल 2018 से चला रहे हैं शासन इसका, गवर्नर्स रूल के तहत।
आपने इतना यहां पे कस के रखा है शिकंजा, उसके बावजूद आपकी कार्रवाइयां सुरनकोट में हो रही हैं। आपके यहाँ हमारे एसएसपी को मस्जिद में निहत्था मारा जा रहा है, हमारे बिंद्रू साहब को गोली से उड़ाया जा रहा है, हमारी एक सिख बहन को गोली से उड़ाया जा रहा है। पुलिस के जो हमारे थे वो अपने ऑफिशियल, उसको क्रिकेट खेलते खेलते गोली से हटाया गया। तो क्या, कहां है आपका लॉ एंड ऑर्डर? इतनी फौज और पैरामिलिट्री होने के बावजूद। और आपने उठा के 20-22 हजार लोगों को, शायद नंबर मेरा सही ना हो मगर इट इज इन थाउजेंड्स, आपने उठा के उनको जेलों में बंद कर दिया। अगर आप तब भी कहेंगे जी अब जी हमने सब यहां नॉर्मल कर दिया है, तो फिर क्या होगा? और मगर दूसरी तरफ से यहां पे ड्रग मेनेस आ गया। अगर यहां पे सब कुछ नॉर्मल है, अगर आपने यहां पर दूध की नहरें बहाई हैं और आपने हमारे छत सोने के अब बनवाना शुरू कर दिए हैं, आप मुझे बताइए यहां पर 35 लाख नौजवान बेकार क्यों हैं? वेयर आर देयर जॉब्स? अगर यहां पर बर्फबारी नहीं होती अभी और ये अपना विंटर स्नोफॉल अगर फेल हो गई होती, तो लोग यहां भूखे मरते, होटल खाली होते। उनके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है? नहीं है। सर ओवरऑल जो जैसे बल्दियाती इंतखाबात हुए, पंचों और सरपंचों को लाया गया, पंचायती निज़ाम जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया, वो हुकूमत जो ऊपरी सतह पर हुआ करती थी निचले लोगों तक उसको पहुंचाया गया, तो क्या इससे कोई बदलाव आपको नहीं दिखाई आप ये उन बल्दियाती मेंबरों को खुद कहिए, क्या आपको फ्रीली आप घूम सकते हैं क्या? उनको अगर अपने बाथरूम से बेडरूम में जाना होता है, जब तक वो पुलिस का उनको परमिशन नहीं मिलेगा वो नहीं जा सकते हैं। जब तक डीसी साहब दस्तखत नहीं करेगा बल्दियाती मेंबर कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास कौन सा पावर है? कुछ नहीं है। बेटर है यहां जब तक आप साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराते हैं इन सब इदारों का, और यहां के लोग यहां अपनी नुमाइंदा सरकार सामने नहीं लाते हैं, ये सब आपके जो दावे हैं, ये बुलंदबाग दावे हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। अब चूंकि इंतखाबात का भी तकरीबन बिल्कुल बच ही चुका है और अदालतें इस बात का अंदिया दिया है कि 2024 के अवाखिर तक आप ये इंतखाबात मुकम्मल कर लें, तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां क्या शुरू हो चुकी हैं? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी एक ही चीज पर इस वक्त है। जब तक मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि पीएजीडी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठे जिसमें हम 6, 7, 8 मेंबर हैं, और मेरी गुजारिश उनसे यही होगी, जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक यूनाइटेड फेस लेके हम खड़े हो गए और अभी भी खड़े हैं, हालांकि उसको और भी इंप्रूव किया जा सकता है। उसी तरह से जब तक आप इलेक्शंस भी एक यूनाइटेड तरीके से नहीं लड़ते हैं, और आज एक हमारे बाशिंदे को, जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे को अपने वोट का हक इस्तेमाल करके उसको ये बताना है मरकजी सरकार को, हमारी बीजेपी के भाइयों को, पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि कश्मीर पर पूरे वर्ल्ड की नजर होती है, कि आपने जो फैसला 2019 5 अगस्त को लिया और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 11 दिसंबर 2023 को लिया, यहां के लोगों ने वो फैसले कबूल नहीं किए। आपने पीएजीडी का जिक्र किया, लेकिन आई डाउट क्या पीएजीडी जिंदा है भी कहीं कि बिल्कुल नहीं? जिंदा है। काफी अरसे से कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दी। बिल्कुल सही है। आपको ये सवालात डॉक्टर फारूक साहब से पूछने चाहिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछना चाहिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएजीडी के। आपको उनके, हमारे जो कन्वीनर हैं, उनसे पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नजरें इंडिया इत्तेहाद? मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल की वसादत से पूरे आवाम को बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग इंडिया के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इकट्ठा रहे, आपको तो पहले अपने घर में देखना है क्या आप यहां पे इकट्ठे हैं कि नहीं है, वो बहुत जरूरी है। यानी कि आप मानते हैं कि फूट है? नहीं, फूट नहीं है। अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से देख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हिसाब से देख रही होगी कि मुझे कैसे क्या करना है, पीडीपी अपने हिसाब से देख रही होगी, एएनसी अपने हिसाब से सोच रही है, मगर एएनसी में इसमें एक अलग सोच है। वी वांट दैट वी शुड हैव अ यूनिफाइड अप्रोच टू द इलेक्शंस। अगर नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड, आई विल बी इन द फील्ड। यूनिफाइड अप्रोच टू बीट बीजेपी। यस। यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ करारी टक्कर होने वाली है? जी हाँ, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त,
1 2 3 4 5 6 डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट आदमी, ये वो बहुत इस्तेमाल करेंगे फोर्स का, अनफॉर्चुनेटली पुलिस का। इन सब के लिए आपको जब तक आप कमर बस्ता ना हो और एक ही सिमत में आप खड़े ना हो, मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ से बीजेपी वाले इलेक्शन जम्मू से भी और कश्मीर से बिल्कुल नहीं जीत सकते। आपके इन जवाबात से अंदिया ये मिल रहा है कि आप तशवीश जाहिर कर रहे हैं जो अमल होने वाला है इलेक्शन का। जी हाँ, मैं तशवीश जाहिर कर रहा हूँ। यानी कि आप मानते हैं कि उस तरह की चीजें हो सकती हैं। जी हाँ, और उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो कैसे रोका जाएगा? कोशिश करेंगे, हम मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे सर कैसे? इत्तेहाद कहीं जमीनी सतह पर दिख नहीं रहा। मैंने आपको कहा, मैं भी कोशिश करूंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मैं अपने तमाम लीडरों को कहूंगा, भाई साहब आप बैठिए, आइए। सर डोंट यू थिंक सर इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और जो मौके की नज़ाकत है उसे भांपते हुए कुल जमाती मीटिंग तल्ब करने की जरूरत है, गुपकार इत्तेहाद को जिस तरह से हमने कुल जमाती मीटिंग की थी जम्मू में 2 दफा, और उसमें एएनसी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो डाइवर्स किस्म के लोग हमने जमा किए, और वो जिम्मेदारी पीएचडी की तरफ से मुझे डाली गई थी, और मेरे साथ बाकी जितने भी साथी थे हमने बखूबी निभाई, और हमने 3-4 बार, 2 बार जम्मू में की, शायद 2-3 बार जम्मू में, यहाँ फिर इलेक्शन कमीशन के सामने में, दिल्ली में विद द ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स। तो वो जिस टीम से हम वो आगे बढ़े थे, आपको उस टीम को दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम उसको जनरेट कर पाए, वी कैन टर्न द टेबल्स हियर। बीजेपी यहाँ से जीत नहीं पाएगी। फिर आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि अब की बार 50 के बार, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि उनके पास एक बहुत ही इफेक्टिव इलेक्शन एपरेटस काम करता है, और उसके साथ साथ में जो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है, उसको कंबाइन करके एक थोड़ा सा वो कम्युनल टिंज देते हैं इसको इलेक्शन जीतने के लिए। सो आज का इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी बंदे को चूज करेंगे पार्लियामेंट के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, पंचायत के लिए, कल को आपके असेंबली के लिए, आपको बहुत ही सोच समझ के, देख के, परख के, क्योंकि इन बंदों का काम बहुत ही कठिन है, बहुत ही जबरदस्त है। ये दूध के दुले हुए आदमी होने चाहिए। दे शुड बी मैन ऑफ स्टील, कि जो खड़े हो जाएं और अपनी बात मनवाने में वो पीछे न रहे। उसके लिए आपको, जब तक ये मैंने कहा, पार्टीबाजी हमारे में तमाम अपने इन सियासी जमातों को, खुसूसन पीएचडी के मैं अपने तमाम मेंबरों को भी कहूंगा कि ये पार्टीबाजी वाटीबाजी सब ठीक है, अगर हमारी बकाई ना रहे, हमारी वहदत ना रहे, तो आपको फिर ये दौड़ धूप, ये इलेक्शन, ये इसको किसको म्युनिसिपैलिटी में डालेंगे, कौन मंत्री बनेगा, कौन जंत्री बनेगा, किस काम का। सो मैं क्योंकि एक डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं, मैं एक डिसिप्लिन सिपाही होके ये सब बातें जो मैंने आपसे कही, ये मैं पीएचडी की मीटिंग में सामने कहूंगा अपने लीडरों को कि भाई साहब ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने तो अलग अलग किले बनाने की बात कर रहे हैं, तो शायद कोई किला ना बन पाए, सब किले गिर जाएंगे। ज़िमनन मुझे याद आया, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक ना स्टेटहुड रिस्टोर हो, जब तक रियासती दर्जा की बहाली ना हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुज़फ़्फ़र शाह साहब क्या कहेंगे? क्या आप? मैं उमर अब्दुल्ला तो हूं नहीं भैया, वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुका है, मंत्री रहा है अपने यूनियन कैबिनेट में, ये आप उनसे सवाल करें। मेरा ये मानना है कि हमको 370 पे बहुत जबरदस्त काम करने की अशद जरूरत है। पूरे इंडिया में जितने भी मेजर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर इस पर पूरी आगाही देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग क्यों पूरा हमारे साथ आगे नहीं चल रहे हो। 370 का नाम लेकर आप थोड़ा सा क्यों हिचकिचाते हो? क्या ये कोई अछूत चीज है? नहीं, ये हिंदुस्तान के आईन ने दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मेरा हक है, इस पर घबराने की कोई तो बात ही नहीं है। ये बताना है। दूसरी तरफ से हमको ये देखना होगा कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लें तमाम इलेक्शंस में, और पब्लिक की मोहर लगे
कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फैसले मंजूर नहीं है, क्योंकि पब्लिक पावर इज द अल्टीमेट पावर। उसके सामने में न कोर्ट चलेगा, न पार्लियामेंट चलेगा, न असेंबली चलेगी। चलिए ज़र साहब, चूँकि ये मसाइल ऐसे हैं और बातें ऐसी हैं कि इस पर जितनी बातें की जाए कम है, लेकिन फिर भी आपने अपने कलील से वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूदा दौर में वक्त की अहम ज़रूरत यही है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें एक साथ मिलकर एक मजबूत और मुस्तहकम जमात इत्तेहाद खड़ा करने की ज़रूरत है, तभी वो इससे सियासी बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। बात कर रहे थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर अहमद शाह। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासर खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।